अब करेंगे तीसरा चैप्टर। तीसरे चैप्टर का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। क्या है? नियोजित विकास की राजनीति, है ना। तीसरा चैप्टर करेंगे पॉलिटिकल का। अच्छा, आज़ादी के बाद मैंने क्या बोला था, नेहरू के सामने 3 दिक्कतें थी। पहली चुनौती उसने पहले चैप्टर में निपटवा ली। अब थर्ड चैप्टर में क्या आएगा? सेकंड चैप्टर तो हमारे सिलेबस में है नहीं। तीसरे चैप्टर की जो तीसरी मुख्य समस्या वो क्या थी कि सबका भला कैसे होगा। अब इस चैप्टर में वही करेंगे, सबका भला कैसे होगा, सबका भला देखेंगे। पहला प्रधानमंत्री नेहरू बना। जब पहला प्रधानमंत्री नेहरू बना तो नेहरू के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। पहली बड़ी प्रॉब्लम तो पैसे की आ गई, आर्थिक संसाधन की। हमारे पास आर्थिक तंगी थी, इतना पैसा था नहीं, और ऊपर से हमने बहुत सारा पैसा पाकिस्तान को दे दिया था ना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। तो उसके वजह से अब नेहरू के सामने 2 मॉडल थे। पूरे विश्व में 2 मॉडल चल रहे थे उस समय। एक मॉडल था समाजवाद का, एक था पूंजीवाद का, कि किस तरीके से अपने देश को चलाया जाए। इन दोनों मॉडलों का, समाजवाद में क्या होता है, समाजवाद के मॉडल में सब कुछ सरकारी हो जाता है, और पूंजीवाद के मॉडल में सब कुछ प्राइवेट हो जाता है, सब कुछ प्राइवेट। अब अगर नेहरू अगर सब कुछ सरकारी कर दे तो उससे फायदा होगा, पक्का होगा। लोगों को सस्ती दरों पर सब कुछ चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि हमारे देश में जब देश आजाद हुआ तो 32 करोड़ जनसंख्या थी, और 32 करोड़ की जनसंख्या में 27 करोड़ जनसंख्या अनपढ़ थी और निर्धन थी। कोई पैसा धंधा कोई कुछ नहीं था उनके पास, भूखे थे, कुपोषण के शिकार थे। तो फायदा तो होता है इसका मतलब, अगर हम सब कुछ सरकारी कर देते हैं। लेकिन अगर हम सब कुछ सरकारी कर भी देते हैं तो सरकार के पास पैसा कहां से आएगा फिर आगे की नीतियां चलाने के लिए? 1 साल चला लेगी, 2 साल चला लेगी, जितना उसके पास पैसा है, लेकिन आगे के लिए कहां से पैसा लाएगी फिर वो? अगर वो लोगों से ही पैसे नहीं लेगी तो इसका तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब सब कुछ सरकारी नहीं कर सकते। अच्छा, फिर सब कुछ प्राइवेट कर दे तो? सब कुछ प्राइवेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे देश में प्राइवेट आ ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता, क्योंकि पूंजीवाद सिर्फ उसी देश में चल सकता जो देश पहली अमीर है। हमारा देश अमीर था ही नहीं, क्योंकि पूंजीवाद में क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन, और प्राइवेटाइजेशन में सब कुछ क्या हो जाता है, निजी हो जाता है, प्राइवेट हो जाता है। जब प्राइवेट हो जाएगा तो क्या होगा, कीमतें बढ़ जाएंगी। और हमारी जो जनसंख्या 27 करोड़, वो तो वैसी भूखी नंगी है, उसके पास पैसा तो है ही नहीं खरीद, उसके पास सस्ती दरों के लिए पैसा खरीदने के लिए नहीं, तो महंगी दरों के लिए तो कहां से आएगा? अब क्या करें फिर? तो नेहरू ने सोचा ना तो समाजवाद पूरी तरह लागू कर सकते हैं, ना पूंजीवाद पूरी तरह लागू कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इन दोनों की जो अच्छी अच्छी चीजें उठा लेते हैं और इसको मिश्रित मॉडल बोल देते हैं। तो मिश्रित मॉडल अपनाया गया देश में नेहरू के द्वारा। नेहरू को लगा कि जो अच्छी बातें पूंजीवाद में वो उठा लो, जो अच्छी बातें समाजवाद के लिखते वो उठा लो, मिश्रित मॉडल अपनाएंगे। और हमारे देश में हमने मिश्रित मॉडल को ही अपनाया। आज भी हमारे देश में मिश्रित मॉडल ही है, ना तो हमारा देश पूरा प्राइवेट है, ना हमारा पूरा सरकारी है। कुछ चीजें तुम देखोगे, रेलवे, एयरलाइंस, है ना, बैंक्स, तुम्हारे LIC, सब सरकारी है। कुछ ऐसे बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, जैसे स्टील की फैक्ट्री, लोहे की फैक्ट्री, ये सारी प्राइवेट करी हुई है ना। तो हमारे देश में प्राइवेट और सरकारी दोनों है कि नहीं? सरकारी स्कूल भी मिलेंगे तुम्हें, प्राइवेट स्कूल भी मिलेंगे, तो सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलते हैं यहाँ पर हमारे देश में। इसको बोलते हैं मिश्रित मॉडल। तो मिश्रित मॉडल जब अपनाया गया तो नेहरू ने अपना लिया, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी। दूसरी प्रॉब्लम ये आए कि अब देश के लिए नीतियां कौन बनाएगा? हमने मिश्रित मॉडल तो अपना लिया, देश के लिए नीतियां का निर्माण कौन करेगा? नीतियां कौन बनाएगा? हमें कौन बताएगा कि अब ये करना है, अब ये करना, अब ये करना है? कौन बताएगा हमें? कोई तो होगा ना जो हमें बताएगा कि भाई ये करना है, तो कौन बताएगा? तो फिर सब नेताओं ने मिलकर एक आश्वासन दिया नेहरू को और बोला कि हमारे देश के लिए एक आयोग बनाओ जो कि हमारे देश के लिए हमें नीतियां बनाने में मदद करेगा। तो नेहरू को लगा बात तो ठीक है। तो नेहरू ने क्या किया, इन्हीं के आश्वासन पर नेहरू ने 1950 में योजना आयोग बना दिया, जिसका काम हमारे देश के लिए योजना का निर्माण करना था। योजना आयोग बना दिया 1950 में, देश की आजादी के 2-3 साल के अंदर ही योजना आयोग बना दिया। अब जब योजना आयोग बना दिया गया तब योजना आयोग को काम ये दिया गया कि देखो भाई, तुम्हें हमारे देश के लिए नीतियां बनानी है और तुम बताते रहोगे समय समय पर कि हमें क्या क्या करना है, तुम्हें हमारी मदद भी करनी है नीतियों के निर्माण में भी। योजना को बिल्कुल ठीक है, हम कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे हम आपकी मदद। तो योजना आयोग का पहला काम ये बोला गया कि आपको हमारे देश के लिए योजना बनानी है। तो योजना कंफ्यूज हो गया कि वो योजना क्या करे, अब क्या कुछ लागू करे भारत में। तो योजना आयोग ने बोला एक काम करते हैं, हम पंचवर्षीय योजना लागू करते हैं। पंचवर्षीय योजना, ध्यान से सुनो, पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है कि हम 5 साल तक एक चीज पर काम करेंगे, 5 साल तक एक चीज पर काम करेंगे, उसको बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। और ये मॉडल जो था, पंचवर्षीय जो मॉडल था, हमने कहां से उठाया था? समाजवाद से उठाया था। समाजवाद से उठाया था हमने। मिश्रित मॉडल है हमारे देश का, तो कुछ समाजवाद है कुछ पूंजीवाद का। तो हमने पंचवर्षीय योजना लागू करवाई योजना आयोग के द्वारा, और पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई हमारी कृषि पर। पहली पंचवर्षीय योजना मैंने क्या बोला, कृषि पर लागू हुई 1951 में। 50 में योजना आयोग बना और 1951 में हमारी पहली पंचवर्षीय योजना लागू होगी। 51 में 5 जोड़ो 56,
तो 56 तक ही चलनी थी, 5 साल तक चली थी। अब हमने पहली पंचवर्षीय योजना किस पर लागू करी? कृषि पर लागू करी। अब तुमसे क्वेश्चन आ सकता है, बताओ हमने पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर ही क्यों लागू करी? कृषि पर ही क्यों लागू करी? तो कृषि पर लागू हमने इसलिए की थी क्योंकि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय हमारे देश में निर्धनता बहुत ज्यादा थी, कृषि बहुत पिछड़ चुकी थी, लोगों के पास कोई पैसा नहीं था। कृषि और पूरे देश का जो उत्पादन था वो बहुत कम था। तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए, कृषि को ऊपर उठाने के लिए, लोगों की निर्धनता को कम करने के लिए हमने पहली जो पंचवर्षीय योजना लागू करी वो कृषि पर लागू करी, जानबूझकर। और जब इस पहली पंचवर्षीय योजना को लागू करने का नेता किसको बनाया गया, नेतृत्व लीडर किसको बनाया गया? उसको बनाया गया के.एन. राज को। के.एन. राज पहली पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व करा इस भाई साहब ने। अर्थशास्त्री था, इकोनॉमिस्ट था, के.एन. राज ने करा पहली पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व। जब इस भाई साहब ने पहली पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व किया तो इसने हमें बताया कि देखो, सरकार को बताया कि देखो, आपको जो आपका पैसा है ना वो आपको धीरे धीरे इन्वेस्ट करना है, धीरे धीरे निवेश करना है कृषि के अंदर। एकदम से सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर देना, आराम आराम से धीरे धीरे करना है पहली पंचवर्षीय योजना के तहत। तो हमने पहली पंचवर्षीय योजना के तहत ही बड़े बड़े बांध बनाए, भाखड़ा नंगल डैम उसी में बना था, बड़े बड़े तालाब बनाए, नहरें बनाई और बिजली पहुंचाई गाँव गाँव तक, जिससे कृषि उन्नत हो सके। अच्छे बीज प्रोवाइड कराए लोगों को, हमने किसानों को अच्छे बीज प्रोवाइड करे, ये सब कुछ करा हमने पहली पंचवर्षीय योजना के तहत, जिससे कि कृषि को उन्नत किया जा सके। धीरे धीरे पैसा इन्वेस्ट करना था, हमने किया भी। एक गड़बड़ हुई, एक प्रॉब्लम ये हुई कि जितना हमने रिटर्न सोचा था, जितना वापस आएगा पहली पंचवर्षीय योजना से, उतना वापस आया नहीं। जितना पैसा हमने सोचा था कि इतना वापस आने वाला है, उतना आया नहीं। तो पहली पंचवर्षीय योजना तो लागू होगी, खत्म। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू होगी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जब लागू हमारे देश में, तो वो कब होगी? अब 56 में होगी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया 1956 के अंदर। और दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू हुई उद्योगों पर। उद्योगों पर क्यों लागू हुई? क्योंकि हमारे नेहरू जी को ये बात पता थी कि अगर हमारे देश को हमें आगे लेके जाना है तो उसके लिए हमें हमारे देश में क्या करना पड़ेगा? उद्योगों को बढ़ावा देना पड़ेगा। क्योंकि नेहरू भी चाहता था कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे, उद्योग धंधे में लगे, जिससे कि लोगों को रोजगार मिले। इसलिए उन्होंने क्या किया? दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू करी उद्योगों पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योगों पर लागू हुई। किस पर? उद्योगों पर। अब जब दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योगों पर लागू हुई तो इसका जो नेतृत्व, लीडर जिसको बनाया गया इस दूसरी पंचवर्षीय योजना को, उसका नाम था पी.सी. महालनोबिस। क्या नाम था? पी.सी. महालनोबिस। याद रखना, एक नंबर में पूछते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व किसने किया था? तो पी.सी. महालनोबिस ने किया था। या ये भी पूछ लेंगे पहली पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व किसने किया था? तो के.एन. राज ने किया था। ये हुआ। तो ये हुआ, दूसरा इसको बनाया गया लीडर दूसरी पंचवर्षीय योजना का। जब दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू हुई 1956 में, तो क्या हुआ? इन भाई साहब ने ये सलाह दी सरकार को कि आपको आपका पैसा है जो बड़े तेजी से लगाना है, स्पीड से लगाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्थापित करे जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। तो सरकार ने यही किया, फटाफट सरकार ने पैसे इन्वेस्ट करे और बड़ी बड़ी स्टील की फैक्ट्रियाँ, लोहे की फैक्ट्रियाँ सब बड़ी बड़ी स्थापित करी और बहुत ज़्यादा उद्योग इसी में लगा दिए गए। बहुत सारे उद्योगों में यहाँ पर इस समय पैसा लगाया गया। और जितना रिटर्न सोचा था पी.सी. महालनोबिस ने, कितना रिटर्न आएगा, इतना वापस आएगा, उससे डबल ट्रिपल आ गया, उससे भी ज्यादा आ गया उद्योगों में। तो बाद में विवाद छिड़ गया इन दोनों के बीच में, कृषि के समर्थकों के बीच में और उद्योगों के समर्थकों के बीच में। कृषि के समर्थक के लोग कह रहे हैं कि सरकार ने कृषि पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इस वजह से कृषि और पिछड़ गई, वहां से रिटर्न आया ही नहीं, इस वजह से वो समर्थक ही कह रहे हैं। अच्छा, उद्योग वाले उल्टा कह रहे हैं, उद्योग वाले कह रहे हैं कि हम पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, जबकि वहां से 3-4 गुना उनका रिटर्न वापस आ चुका, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि हम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो इन दोनों के बीच में विवाद छिड़ जाता है। बस इतना सा था। नेक्स्ट बात करेंगे कि जब दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू हुई, खत्म हुई, 61 में खत्म होगी। अब जैसे 61 में खत्म हुई तो तीसरी पंचवर्षीय योजना लागू करनी थी, उसी समय दो गड़बड़ होगी हमारे साथ। क्या गड़बड़ हुई? सुनो, पहले 1962 में चीन के साथ युद्ध हो गया, भारत और चीन का युद्ध हो गया, जिसकी वजह से हमें तीसरी पंचवर्षीय योजना लागू करने से रोकनी पड़ी। तुमसे पूछा जाएगा, बताओ हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना लागू करने से क्यों रोकी गई? तो पहला कारण भारत का 1962 का युद्ध, भारत और चीन का, जिसकी वजह से भारत का बहुत सारा पैसा हथियारों पर लगा दिया गया, बहुत सारा पैसा लग गया इस युद्ध में। युद्ध फ्री में लड़े जाते हैं, पैसा लगता है बहुत सारा, है ना, आर्थिक संसाधन बहुत लगते हैं, तो वो लगे। दूसरी बात, इसी के और बात, एक सबसे बड़ी दुर्घटना तो ये हुई कि 1964 में हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू में छोड़कर चले गए, उनकी मृत्यु हो गई, जो कि सबसे बड़ा नुकसान यही था कि हमारे एक सबसे अच्छा लीडर चला गया हमें छोड़कर। दूसरा सबसे बड़ी घटना हुई। तीसरी सबसे बड़ी दुर्घटना ये हुई, हमारे इसी समय हमारा मानसून असफल हो गया।
बारिश ही नहीं हुई, जिसकी वजह से उत्पादन ही नहीं हुआ। उत्पादन नहीं हुआ तो फिर खेती कहां से होगी? हमें बाहर से फिर क्या करना पड़ा? चौथी बात ये हुई कि हमें बाहर से गेहूं मंगवाना पड़ा, बाहर से मंगवाना पड़ा, बाहर से खरीदना पड़ा गेहूं। और जब बाहर से खरीदने की बात है, हमारे पास तो पहले ही पैसा नहीं था, तो फिर शास्त्री ने क्या किया 1965 में? अच्छा देखो, और पांचवा सबसे बड़ा कारण क्या था तीसरी पंचवर्षीय योजना रोकने का? वो ये था कि तीसरा ये 1965 में भारत और पाकिस्तान का फिर से वॉर हो गया। भारत और पाकिस्तान का वॉर भी तो हो गया। तो ये 4 कारणों की वजह से हमें तीसरी पंचवर्षीय योजना लागू करने से रोकना पड़ा, कुछ समय के लिए रुकना पड़ा। पहला कारण भारत और चीन का युद्ध, जिसकी वजह से बहुत सारा पैसा हमारे इस युद्ध में लग गया। दूसरा कारण जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु की, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा नेता हमारे लिए वो चला गया हमें छोड़कर। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा कारण 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध हो गया, जिसमें कि हमारा बहुत सारा पैसा इसमें भी लग गया। ये फ्री में लड़ते हैं युद्ध नहीं होते ना। उसके बाद मॉनसून असफल हो गया। इन चारों कारणों की वजह से हमें क्या करना पड़ा? हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना को विराम देना पड़ा कुछ समय के लिए। और जब हमारे पास उत्पादन की कमी हो गई, जब हमारे पास फसल की कमी हो गई, तो फिर शास्त्री ने 1965 में आकर हमारे देश में हरित क्रांति लागू करवाई। हरित क्रांति लागू कराई। हरित क्रांति 1965 में लागू हुई थी, जब हमारा भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उस समय लागू हुई थी, जिसमें कि हमारे शास्त्री जी ने, लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश का दूसरा प्रधानमंत्री था, उन्होंने क्या किया? साइंटिस्टों के साथ मिलकर, है ना, हाइब्रिड बीज बनवाए, बहुत हाइब्रिड बीज बनाए। उन बीजों को क्या किया उन्होंने? किसानों को दिया, जिससे कि बहुत ज्यादा उत्पादन हो सकता था। तो हरित क्रांति ये थी। और उन्होंने हर सोमवार को एक व्रत रखने को बोला पूरे देशवासियों को, उन्होंने व्रत भी रखा था। ये हरित क्रांति हमने लागू करी थी भारत में 1965 में, शास्त्री के द्वारा लागू की गई थी। उसके बाद ये जो नेक्स्ट बात आती है, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना खत्म, तीसरी पंचवर्षीय योजना खत्म, इसके बाद हमने लागू करी थी। जब ये सब कुछ खत्म हो गया था तब हमने लागू करी थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। अच्छा, अब थोड़े से 2-3 क्वेश्चन रह गए, वो देखो। योजना आयोग का नाम बाद में चेंज कर 1 जनवरी 1915 को नीति आयोग कर दिया गया था, याद रखना। योजना आयोग का नाम 1 जनवरी 2015 को चेंज कर नीति आयोग कर दिया गया था। 2015 को नीति आयोग, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? तुमसे पूछेंगे 1 नंबर में, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रेसिडेंट कौन होता है? तो हमेशा प्रधानमंत्री रहता है, हमेशा। जब पहला योजना आयोग बनाया गया था 1950 में, तो उस समय भी हमारे देश का जो अध्यक्ष था, हमारे योजना आयोग का जो अध्यक्ष बना, वो हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ही बना था। और आज नीति आयोग जो है, जिसका योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया, उसका अध्यक्ष आज हमारे देश का कौन है? प्रधानमंत्री ही है, जो कि नरेंद्र मोदी जी है, वही है। और हमेशा ये प्रधानमंत्री ही रहेंगे नीति आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, क्योंकि हमारी नीतियां बनाने में बहुत मदद करते हैं हमें, इसलिए इनके अध्यक्ष को बनाया गया, प्रधानमंत्री को बनाया गया। इस नीति आयोग का दूसरा नाम है थिंक टैंक, दूसरा नाम है। 3 नाम है इसके, योजना आयोग, योजना का फिर नाम चेंज हुआ नीति आयोग, फिर नीति आयोग का दूसरा नाम है उर्फ में थिंक टैंक। बस ये थिंक टैंक, ये है पूरा का पूरा चैप्टर तुम्हारा तीसरा, और ये खत्म हो जाता है। इसमें एक चीज रहेगी बस, वो है, सुन लो जरा, कि ये नियोजित करने की, ये इतनी सारी प्लानिंग करने का आश्वासन किसने दिया? नेहरू के सामने पूरा जो प्लानिंग करा ना नेहरू ने, योजना को जो बनाई, सब कुछ, जो पहली पंचवर्षीय ने दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू करेगी, इन सब का आइडिया किसने दिया? इसमें क्या हुआ था? आजादी से पहले की बात है, जब हम आजाद नहीं होते, हमारे देश में 1944 में मुंबई के कुछ उद्योगपति थे, उन्होंने ये आइडिया दिया था हमारे नेहरू को। उन्होंने क्या किया 1944 में? इसको बोलते हैं बॉम्बे प्लान। तुमसे 2-3 नंबर पूछते, पता बॉम्बे प्लान क्या था? तो 1944 में हमारे मुंबई के बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा नेहरू को यह आश्वासन दिया गया था, सुनना मेरी वर्डिंग ध्यान से करना और उसी को लिखना। नेहरू को यह आश्वासन दिया गया था कि आपको अपनी अर्थव्यवस्था को नियोजित विकास के द्वारा चलाना चाहिए। नियोजित का मतलब क्या होता है? प्लानिंग। प्लानिंग से आपको अपनी अर्थव्यवस्था को चलाना चाहिए। यह था योजना आयोग को बनाने का पीछे का आश्वासन, आइडिया। किसने दिया था? बॉम्बे प्लान ने दिया था 1944 में। फिर नेहरू ने वही किया, नेहरू ने प्लानिंग के साथ सब कुछ किया, पर नेहरू फिर 64 में छोड़कर भी चले गए, ठीक है। और ये तीसरा चैप्टर भी तुम्हारा समाप्त होता है यहीं पर, ठीक है।